तो यहाँ पे सबसे पहले तरह का रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम है, तो इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सब्सटेंस एक्स। तो सब्सटेंस एक्स यहाँ पे वाई के साथ अगर कंबाइन करेगा तो हम लोग को खाली एक नया सब्सटेंस मिलेगा, जो कि होगा यहाँ पे एक्स वाई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे दो यहाँ पे सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और हम लोग को मिल रहा है एक नया सब्सटेंस। तो एक्स प्लस वाई पे हम लोग को मिल रहा है एक्स वाई। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। यहाँ पे तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड। पहले हम लोग एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 2Mg एस एस, यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड। तो एस यहाँ पे हो गया सॉलिड। जहां भी हम लोग को ब्रैकेट में एस दिख जाए या फिर जी दिख जाए या फिर एल दिख जाए, तो इसका मतलब हुआ कि ये सॉलिड लिक्विड और गैस को डिटरमाइन कर रहा है। ऐसा तो सॉलिड जी है तो गैस और एल होगा तो लिक्विड। तो यहाँ पे 2Mg प्लस O2, Mg और ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे Mg और O2 दोनों क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो ये हुआ एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है MgO, जो कि एक नया सब्सटेंस है। फिर हम लोग देखते हैं एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम है एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करते हैं। जैसे कि CO है यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे है CO कंपाउंड है, और O2 यहाँ पे एलिमेंट है। तो इससे हम लोग को कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, हम लोग को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया कंपाउंड। अब तीसरा है लास्ट में कंपाउंड और कंपाउंड। तो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन काफी सिंपल है ये भी। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं। यहाँ पे NH3 हो गया, ये भी क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। NH3 होता है यहाँ पे अमोनिया। HCl यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे NH3 प्लस HCl हम लोग को क्या मिलता है, NH4Cl, जो कि क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। ये दोनों कंबाइन करे नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे दूसरा तरह का रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड होता है जो कि दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये तीन कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ये तीनों के भी तीन तरह के टाइप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक में यहाँ पे हीट लग रहा है, एक में लाइट है और एक में इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ये लिख लेते हैं ए बी मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे ए बी जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी में। ए प्लस बी में यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए बी यहाँ पे टूट गया, ए बी यहाँ पे टूट के ए प्लस बी बन गया, ए और बी बन गया। मतलब कि ये कंपाउंड दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस में यहाँ पे टूट गया। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हो गया हीट, जिसमें यहाँ पे हीट अप्लाई हो रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन काफी आसान है ये। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, वो टूट जाता है। जैसे कि CaCO3 है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होता है, अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे ये हीट है, मतलब कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए टूट गया, मतलब कि डिकम्पोज हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा है यहाँ पे फोटोलाइटिक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब हो गया कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब है, डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब है, लाइट का यहाँ पे जरूरत है ये रिएक्शन होने के लिए। तो जैसे कि 2AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। तो क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सनलाइट हो, अगर यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में हो, तो ये सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोराइड बन जाए। मतलब कि क्या होगा कि ये टूट जाएगा।
ये टूट जाएगा, मतलब कि डिकम्पोज हो गया। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन बन गया। फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्शन तभी प्लेस होता है जब यहाँ पे उस सब्सटेंस में से, यहाँ पे उस कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए। मतलब कि जैसे कि H2O है, H2O क्या होता है, पानी होता है। तो पानी के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होता है, ये जो पानी होता है वो टूट जाता है। अब पानी किससे बना होता है, पानी बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2 और O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है पानी। तो अगर इसके थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होगा, ये टूट के H2 और O2 बन जाएगा, 2H2 और O2 बन जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या हुआ, ये डिकम्पोज होके सिंपलर सब्सटेंस में यहाँ पे टूट गया। किसके वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके पास या इसके थ्रू पास करवाएगा तभी, वरना ऐसे ये नहीं टूटेगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। तो ये कैसे पता चलता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसी रिएक्शन का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब ये हम लोग कैसे पता चले कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, वो हम लोग को इसी सीरीज से पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। हम लोग एग्जांपल लेके भी ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं AB+C। मान लेते हैं कंपाउंड है AB+C, हम लोग ये उसमें हम लोग कोई सब्सटेंस C जोड़े, एलिमेंट C, तो हम लोग को मिल रहा है CB+A। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये मेटल है, मान लेते हैं यहाँ पे A मेटल है, C भी मेटल है। अब यहाँ पे A भी एक कंपाउंड है, A यहाँ पे क्या है, मेटल है, जो कि एक कम रिएक्टिव मेटल है। अब उसमें यहाँ पे वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है B के साथ, तो यहाँ पे मिल गया AB। अब AB को अगर हम लोग C के साथ जोड़े, यहाँ पे C क्या है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे C हम लोग मान लेते हैं A से ज्यादा रिएक्टिव है, C इज मोर रिएक्टिव देन A। तो क्या होगा, C यहाँ पे AB में A को रिप्लेस कर देगा, A को क्या करेगा, दूर उठा के फेंक देगा। तो क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा CB और A। क्यों, क्योंकि C यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, C यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है A से, तो इसीलिए C यहाँ पे A को रिप्लेस कर देगा, A को हटा देगा और A को साइड में रख देगा। तो CB+A हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि C ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं XY+Z, हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या मिलेगा, XZ+Y। अब यहाँ पे ये हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे X और जो Z है, सॉरी Y और जो Z है यहाँ पे ये हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है, यहाँ पे मेटल नहीं होता है, हैलोजन होता है यहाँ पे नॉन मेटल। तो हैलोजन यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये चार है हैलोजन। तो जैसे कि एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ये सारे यहाँ पे मेटल्स, यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में वही यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों क्या है, ये चार यहाँ पे नॉन मेटल, ये सब है हैलोजन। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कैटेगरी आता है हैलोजन का, तो ये चार है हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मान लेते हैं Y है एक हैलोजन, Y एक हैलोजन है, और Z भी मान लेते हैं एक हैलोजन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि Z यहाँ पे Y से ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, Z इज मोर रिएक्टिव देन Y, हम लोग ये मान लेते हैं Z इज मोर रिएक्टिव देन Y। तो यहाँ पे अगर Z ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, Y को उसके कंपाउंड से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, XZ+Y। क्यों, क्योंकि Z यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है Y से, तो इसलिए Y को हटा देगा और XZ बन जाएगा और Y बन जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हम लोग के पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। उसमें अगर हम लोग आयरन ऐड करें तो क्या होगा, हम लोग को मिलेगा FeSO4। FeSO4 क्या हो गया, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, FeSO4+Cu मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसे समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, जैसे कि ये है रिएक्टिविटी सीरीज पूरा। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे है प्लैटिनम, सबसे नीचे है, तो प्लैटिनम क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। वैसे ही जैसे कि हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा,
मतलब कि गोल्ड प्लैटिनम से ज्यादा रिएक्टिव, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा। ऊपर जाते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, पोटेशियम है और सोडियम है, तो क्या होगा, पोटेशियम सोडियम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CuSO4 प्लस Fe। हम लोग ये देखते हैं, ये एक इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट के मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये बनाते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे ये। अब इसमें मान लेते ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन है यहाँ पे CuSO4 का, CuSO4 जो कि हो गया कॉपर सल्फेट। ये है हम लोग के पास सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पे एक आयरन नेल डालें, इसमें हम लोग मान लेते हैं एक आयरन नेल डाल रहे हैं, आयरन नेल हम लोग इसमें डाले तो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन डाले, CuSO4 प्लस Fe हो गया। तो क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं आयरन, तो यहाँ पे मेटल कौन कौन सा, आयरन है और कॉपर है, आयरन और कॉपर यहाँ पे मेटल है। तो वही वाला हो गया AB प्लस सी, AB प्लस सी, CB प्लस A, ये हो गया यहाँ पे। तो कॉपर और आयरन यहाँ पे मेटल है। तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में से आखिर ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे कॉपर कहाँ है, कॉपर है यहाँ, कॉपर है यहाँ पे, फिर आयरन यहाँ पे। तो क्या है, आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आयरन यहाँ पे कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो हम लोग इसको बताते हैं रिएक्शन के बाद क्या होगा। रिएक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन नेल हम लोग बनाते हैं। तो आयरन नेल क्या होगा, वो तो आयरन का ही बना रहेगा, वो आयरन तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, पर क्या होगा, उस आयरन नेल के जो ऊपर जो एक सब्सटेंस बन जाएगा, एक ग्रीन एक सब्सटेंस बन जाएगा जो कि होगा कॉपर का। तो आयरन नेल के ऊपर कॉपर का कोटिंग हो जाएगा, वही जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 का, सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4 का। और इसके ऊपर जो यहाँ पे कवरिंग आ जाएगा आयरन नेल के ऊपर, वो हो जाएगा कॉपर का। यहाँ पे सोल्यूशन बन गया FeSO4 का, पहले था CuSO4 का। तो क्या हुआ, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी यहाँ पे कॉपर से ज्यादा है। तो ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देख के समझ सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल रिएक्शन, ये काफी बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन का भी वैसे ही होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। खाली 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। ये भी जैसे कि ऊपर जाते जाएगा रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है यहाँ पे लास्ट तरह का रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेडिकल्स होता है वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है। कैसे समझ सकते हैं ये, जैसे कि हम लोग लिखते हैं AB प्लस CD, हम लोग को मिलेगा इसमें AD प्लस CB। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे AB प्लस CD हम लोग कंबाइन कर रहे हैं ये दोनों रिएक्टेंट्स को, तो हम लोग को मिल रहा है AD और CB। तो यहाँ पे क्या है, B और D। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे A जो है, जो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो प्लस चार्ज होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे कि A है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। तो A प्लस होगा यहाँ पे, B माइनस होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला पहले लिख रहे हैं, A प्लस फिर B माइनस, यहाँ पे C प्लस होगा तो D माइनस। तो हम लोग करते हैं पॉजिटिव चार्ज पहले लिखते हैं, फिर बाद में नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, B जो नेगेटिव चार्ज है, D यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये दोनों जो रेडिकल्स है ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, B और D एक्सचेंज हो जाएंगे तो बन जाएगा AD और CB। तो AD प्लस CB। तो ये हो गया यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस है, जो रिएक्टेंट्स है, उनके रेडिकल्स म्यूचुअली एक्सचेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि B और D यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है पहला जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, एसिड और बेस इसमें कंबाइन करते हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या मिलता है, एसिड और बेस यहाँ पे जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिलता है एक सॉल्ट और H2, सॉल्ट प्लस H2 यानी कि पानी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं और हम लोग को मिलता है सॉल्ट और वाटर, तो हम लोग इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट फॉर्म होता है, जैसे कि जो हम लोग घर में जो नमक कहते हैं कॉमन सॉल्ट, तो वो इस तरह फॉर्म होता है NaOH
प्लस HCl। तो क्या है, ये बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। तो एसिड प्लस बेस हो गया। तो यहाँ पे कंबाइन कर रही है तो हम लोग क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है NaCl, जो कि हो गया सोडियम क्लोराइड। ये हम लोग को मिल रहा है एक सॉल्ट मिल रहा है, और हम लोग को H2 यानी कि पानी मिल रहा है। तो ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब दूसरा तरह का रिएक्शन होता है, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है। इसमें फॉर्म होता है एक इनसोल्यूबल सॉलिड। हर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है। इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे BaCl2 का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिए। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे सब्सटेंस है, उसे अगर हम लोग अगर वो हम लोग पानी में डिजोल्व कर दे, पानी यहाँ पे अगर सॉल्वेंट है और सब्सटेंस सोल्यूट है, अगर वो पानी में डिजोल्व हो जाए तो हम लोग उस सब्सटेंस का उसे वो एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, वाटर यहाँ पे हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो अगर इसमें कोई सोल्यूट डिजोल्व कर दे और डिजोल्व हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो BaCl2 का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन प्लस Na2SO4 का भी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, इन दोनों को मिला है तो हम लोग को मिलता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे एक मिला है इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को कंबाइन करने में, पर यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है एस मिल रहा है, जो कि मतलब हुआ कि ये सॉलिड है। तो यहाँ पे S रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक इनसोल्यूबल सॉलिड है, मतलब कि BaSO4 यहाँ पे इसके एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, ये इनसोल्यूबल है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड हमेशा फॉर्म होता है। तो ये हो गया यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।